मुंबई के डोंगरी इलाके की सर्कुलर रोड पर जब आर्यन रात के 2 बजे अपना आखिरी खाने का ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा था तो उसकी बाइक के हेडलाइट की रोशनी सीधे 2 औरतों पर पड़ी जो रोड के साइड में बेहोश पड़ी थी। उसने अपनी बाइक को साइड में लगाया और चलकर उस जगह पर गया। आर्यन मन में सोचते हुए, इतना सारा खून। खैर, मुंबई की सर्कुलर रोड पर यह होना तो आम बात है। मुझे लेट हो रहा है, इन दोनों की तो कोई भी मदद कर देगा, मुझे निकलना चाहिए। हाँ। और वह अपनी बाइक की तरफ वापस मुड़ गया, पर तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई। ये सुनते ही आर्यन के कान खड़े हो गए और उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां उन दोनों में से एक औरत मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी और दूसरी अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। आर्यन ने उस औरत को नजरअंदाज किया और अपनी बाइक स्टार्ट करके निकलने लगा कि तभी उसकी नजर उस औरत के शरीर पर पड़ी, सोने की ढेर सारी ज्वेलरी पर। वह तुरंत बाइक लेकर उस औरत के पास गया। आर्यन तुरंत बाइक से नीचे उतरा। उस औरत का शरीर बिल्कुल सुडौल था और उसने एक डीप नेक वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो ट्रांसपेरेंट भी थी। आर्यन उसके बगल में बैठा उस औरत की ड्रेस को ठीक करने लगा क्योंकि उसका ध्यान बार बार उसकी क्लीवेज पर जा रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथ को उस औरत की छाती की तरफ बढ़ाया, उस औरत ने तभी आर्यन का हाथ पकड़कर साइड में कर दिया और अब आर्यन के हाथ उसके उभार पर थे। आर्यन ने तुरंत अपना हाथ झटका, लेकिन औरत ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ा था कि आर्यन अपनी छाती पर उसके शरीर को साफ महसूस कर पा रहा था। डर के मारे वह पीछे हटा और वापस जाने लगा। आर्यन डरते हुए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये एक कंगन दे दो, मैं चला जाऊंगा। देखो, तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे शरीर की सारी ज्वेलरी तुम्हारी है, बस मुझे घर छोड़ दो और ये सब तुम्हारा। नहीं, मुझे देरी हो रही है, माँ और बहन घर पर अकेली होंगी। हाँ, बस कंगन दे दो। ये बोलते हुए उस औरत के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। तभी आर्यन ने उसे उठने में मदद की और बड़ी ही मुश्किल से उसे बाइक के पीछे बैठा लिया। आर्यन, एड्रेस? डिफेंस कॉलोनी, B302। आर्यन पूरे रास्ते बाइक चलाते हुए यही सोच रहा था कि इस सोने के कंगन को बेचकर वह पैसे कमा लेगा और अपनी माँ का इलाज करवा पाएगा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि वह अकेला ही घर में कमाने वाला था। जैसे ही उसने बाइक को B302 के आगे रोका, उस औरत ने उसे अंदर आने को कहा। आर्यन, नहीं, आप जाइए। और तभी वो औरत वहाँ गिरने का नाटक करने लगी। मुझे, ओ गॉड, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे अंदर कमरे में छोड़ दो, प्लीज। आर्यन ने उस औरत को पीछे से पकड़कर संभाला और उसे सामने मौजूद बंगले में ले गया जो 3 माले का था। अंदर से वह घर इतना शानदार बना हुआ था कि आर्यन उस औरत को सहारा देते हुए ही चारों तरफ नजर घुमाए जा रहा था। तभी सामने से एक मौसी आ गई। मौसी, क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट। इनका कमरा कहाँ है? ऊपर पहले माले पर, दाईं तरफ। ये सुनकर आर्यन ने उस औरत को गोद में उठा लिया और ऊपर छोड़कर आने लगा। उसकी नजर बार बार उसकी ड्रेस पर जा रही थी और वह असहज महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से कमरे में घुसकर उस औरत को बेड पर लिटाया और खुद को नीचे से अच्छी तरह ढका। ये करके वह मोड़कर जाने लगा क्योंकि उस औरत की आंखें अभी भी बंद थीं। तभी उसका हाथ किसी ने झटक कर पकड़ा और खींचकर अपने पास बैठा लिया। अरे, ऐसे कैसे जा सकते हो? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। होते हुए ये सुनते ही उस औरत ने अपनी 1 पीस ड्रेस की जिप खोल दी और अब उसके शरीर पर बस उसकी छोटी सी बिकिनी नजर आ रही थी। आर्यन सब कुछ देख सकता था। मैंने कहा था ना, सारे गहने तुम्हारे, ये सब तो करना ही चाहिए ना। यह कहते हुए उस औरत ने आर्यन की पैंट में हाथ डाल दिया और आर्यन मदहोश हो गया। उसके बाद आर्यन भी नहीं रुका और उसने उस औरत के शरीर पर बचे हुए बाकी 2 कपड़े भी उतार फेंके। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर बिना कपड़ों के लेटे थे। क्या ये सही था? ये सब तो करना ही चाहिए ना। वह बिना कपड़ों के ही बेड से उठ गई और आर्यन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पिछले 2 घंटों में उसके साथ क्या से क्या हो गया। आर्यन ने फिर भी उस बेड पर पड़े इतने सारे गहनों में से सिर्फ एक कंगन उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी मोबाइल बज उठा। रहस्यमयी आवाज, जिस लड़के ने रात संध्या के साथ बिताई है उसकी सारी डिटेल निकालो, मुझे कल तक चाहिए। इधर आर्यन को बुरा लग रहा था क्योंकि उसने वो कंगन खुद का इस्तेमाल करके कमाया था। अब उसका मन सड़क पर बेहोश पड़ी दूसरी औरत के बारे में सोचने लगा। दूसरी औरत कौन थी? आखिर क्या तूफान आने वाला था आर्यन की जिंदगी में? शहर से बाहर बने उस शानदार फार्म हाउस के एक आलीशान रूम में इस वक्त आर्यन एक बड़ी और खुली हुई सेफ अलमारी के सामने खड़ा था जो 2000 के नोटों से पूरी तरह भरी हुई थी। इतने सारे पैसे और वो भी एक साथ आर्यन ने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। उसके दिल में चल रहा था कि काश इनमें से थोड़ा सा भी मिल जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं। अभी आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि पीछे से एक नाजुक सी आवाज आई जो जैसे पैसों से भी कीमती थी। संध्या बेड पर बैठी थी, एक हाथ में महंगी वाइन की बोतल और सफेद चादर में खुद को ढांके हुए। उसने अपने खूबसूरत बदन को ढांक रखा था लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आर्यन सोच रहा था क्या करूं, सही है या गलत। और तभी उसे याद आया जब वो पहली बार संध्या जी से जिम में मिला था।
उस दिन गोल्डन जिम में जब वो जेथ को ट्रेनिंग दे रहा था तभी उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ी। संध्या जी सीधी जिम के ऑफिस में चली गई जहाँ समर सर बैठे थे। फिर स्पेशल बेल बजी और समर सर ने आर्यन को अंदर बुलाया। संध्या मुस्कुरा दी। हाय आर्यन, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? अगर बुरा न माने एक बात पूछूं, हाँ हाँ जरूर पूछो। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? फिर तो हर दिन वो जिम आती रही और आर्यन भी उन्हें ट्रेन करता रहा। एक दिन बेंच प्रेस करते करते संध्या की हल्की सी चीख निकली। आर्यन घबरा गया और जल्दी से पास पहुंचा। अरे मैडम, क्या हुआ आपको? सब ठीक है? आर्यन, कमर में बहुत तेज क्रैम्प आ गया है। अरे आप फिक्र मत कीजिए, चलिए रेस्ट रूम में चलिए, मैं मसाज कर देता हूँ, बेहतर लगेगा। आर्यन ने उन्हें बड़े सलीके से सहारा दिया और रेस्ट रूम ले गया। जैसे ही मसाज शुरू की, संध्या की सांसें गहरी होती गईं। थोड़ी राहत मिल रही है आर्यन। गुड मैडम, आप आराम कीजिए। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम और भी राहत दे सकते हो। कहते कहते संध्या ने आर्यन के हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मैडम आप मुझे गलत मत समझिए, आप मेरे लिए इज्जतदार हैं। लेकिन चालाकी से दर्द का बहाना बनाकर कहा, आर्यन, अब मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा, प्लीज मुझे घर छोड़ दो, अकेले नहीं जा पाऊंगी। आर्यन मना करना चाहता था लेकिन समर सर के कहने पर राजी हो गया। लेकिन उस दिन संध्या घर नहीं, फार्म हाउस ले आई। आर्यन देखो ना, ये सब तुम्हारे लिए है। अगर तुम चाहो तो ये अलमारी, इसमें भरे पैसे तुम्हारे हो सकते हैं, बस तुम्हें मेरे पास आना होगा। आर्यन सकते में खड़ा था। आर्यन सोचो मत, तुम अच्छे लड़के हो, मुझे पता है, लेकिन मैं अकेली हूँ, बहुत अकेली। तुम्हारी जरूरत है मुझे, जो चाहे मांग लो। आर्यन ने पैसे देखे, फिर संध्या की आंखों में झांका, कुछ सोचते हुए आगे बढ़ा और अगले ही पल वो उनकी बाहों में था। संध्या के होठों पर अब वैसी ही मुस्कान थी जैसे कोई जीतने के बाद मुस्कुराता है। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। कमरे में हल्की नीली रोशनी शहर से बाहर बने उस शानदार फार्म हाउस के एक आलीशान रूम में इस वक्त और उसके खुले बड़ी और खुली पर सेफ अलमारी के चादर उसके बदन जो 2000 के नोटों से उसके कंधे से सरक इतने सारे पैसे और वो भी आर्यन के शरीर पर। आर्यन ने कभी सपने में रात की गर्माहट थी मगर दिमाग में चल रहा था कि क्या मैंने काश सही इनमें किया से या थोड़ा मैं बस सा एक जाल में भी फंस मिल चुका हूँ? जाए। आर्यन ने सारी धीरे से बिस्तर जिम्मेदारियां छोड़ने खत्म की हो कोशिश की। जाएं। अभी आर्यन संध्या ये ने सब उसकी सोच कलाई ही रहा पकड़ था कि पीछे से एक नाजुक सी इतनी आवाज जल्दी आई जा जो रही जैसे हो? पैसों से भी आर्यन, कीमती मुझे थी। लगा संध्या रात बेड पर अभी बैठी बाकी थी। है। एक हाथ आर्यन ने में संध्या की महंगी तरफ वाइन देखा, की उसकी बोतल आंखों और में सफेद अभी चादर वही में खुद को चमक ढक थी। उठी। उसने चादर अपने धीरे खूबसूरत धीरे बदन नीचे को ढक खिसक रखा गई था और उसका लेकिन उसकी बेपरवाह आंखों बदन में हल्की अजीब सी रोशनी में आर्यन भी सोच रहा खूबसूरत था लग रहा क्या है। करूं, नहीं, मुझे सही है जानना या चाहिए। गलत। और वैसे तभी भी उसे जो याद हुआ, आया जब वो वो शायद पहली बार सही संध्या था। उसने आर्यन के चेहरे को छुआ उस दिन और गोल्डन धीरे से उसके जिम सीने पर से उंगलियां जब वो जेथ को ट्रेनिंग दे रहा था आर्यन, तभी तुम उसकी नजर बहुत सामने सोचते दरवाजे पर हो। पड़ी। जो संध्या जी हुआ, उसे सीधी जिम महसूस के करो, ऑफिस उस पर में चली शक गई मत जहां करो। समर आर्यन की नजर एक बार स्पेशल बेल फिर बजी और खुली समर तिजोरी सर ने पर नोट वैसे ही भरे पड़े थे। क्या ये सच में उसका हाय इनाम आर्यन, था या कैसे हो तुम? कोई जी और मैं चाल? ठीक ये हूँ सब मैडम। आखिर आप क्यों कैसी हैं? तुम मुझसे अगर क्या बुरा चाहती न हो हो मैडम जी, एक बात पूछूं? संध्या हाँ, उठी, हाँ, उसके जरूर बाल पूछो। हल्के से आपको आर्यन मेरा के नाम चेहरे पर कैसे गिरे। पता चला? उसने फिर अपना तो हर बदन दिन आर्यन के वो करीब जिम किया आती और रही कान में और फुसफुसाई। आर्यन जो भी उन्हें चाहती ट्रेन थी, करता रहा। वो तो एक दिन मिल बेंच गया। प्रेस अब करते देखना करते ये है संध्या कि की तुम हल्की क्या सी चीख चाहते निकली। हो। आर्यन का दिल घबरा तेजी से और जल्दी से पास ये पहुंचा। औरत अरे खतरनाक मैडम, थी और क्या हुआ शायद वो आपको? इस खेल सब का सिर्फ ठीक है? एक मोहरा आर्यन, था। कमर में बहुत तेज क्रैम्प आ गया है। शहर के बाहर बने एक शानदार फार्म हाउस में एक प्राइवेट जिम था जहां सांध्या आर्यन का हाथ पकड़कर उसे लेकर आई थी। सांध्या के साथ आना आर्यन की मजबूरी थी क्योंकि जिस दौलत की आर्यन के पास फूटी कौड़ी नहीं थी उसी दौलत के बल पर सांध्या की घर की अलमारियां भरी हुई थीं। सांध्या की हालत अभी भी वैसे ही थी। कपड़ों के नाम पर अभी भी उसके बदन पर कुछ नहीं था। वो अभिभूत करने वाली आहों से भरा हुआ था। बेंच प्रेस पर सीधी लेटी होने के कारण उसकी छातियों के उभार ऊपर की तरफ उठे हुए थे जो उसकी चलती सांसों के कारण धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे थे और उसकी हालत बता रही थी कि वो जिम के स्टीरियोफोनिक सांस सिस्टम से बजने वाली म्यूजिक को पूरी शिद्दत से महसूस कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात मान गए स्वीट हार्ट। अब तुम देखना मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाती हूँ। तुम जिम के माहिर ट्रेनर हो सकते हो मेरी जान, लेकिन तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सेक्स जिम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इतना कहकर सांध्या ने पास ही रखे एक जल की ट्यूब उठाकर उसकी सारी जल अपने सीने के बीचों बीच डाल ली और फिर आर्यन की तरफ हवस से देखने लगी। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेना हर जिम का रूल है। क्या एक अच्छा मसाज बॉडी को टॉप क्लास का वार्म अप नहीं करता? बिल्कुल करता हूँ, तो फिर शुरू हो जाओ ना। वैसे 1 मिनट लगा जैसे कि मैं कुछ भूल रही हूँ। सॉरी, मैं तुम्हें सेक्स जिम के रूल्स बताना भूल गई। इस जिम का फर्स्ट और लास्ट रूल है कि कोई कपड़े नहीं पहने रह सकता, ना मुझ जैसी ट्रेनी और ना तुम जैसा ट्रेनर। आर्यन अपने कपड़े उतारने में कुछ हिचकिचाया। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और धीरे धीरे उसे उतार दिया। फिर उसने अपनी पैंट की जिप खोली और उसे भी नीचे उतार दिया। सांध्या ने बड़े प्यार से एक एक करके उसके शरीर से सारे कपड़े अलग कर दिए। उसने एक नजर भर के आर्यन के बिना कपड़ों के शरीर को ठीक वैसे ही देखा जैसे बिल्ली झपटने से पहले गोश्त के टुकड़े को देखती है। वेरी नाइस, अब तुम मसाज शुरू कर सकते हो। आर्यन ने मसाज शुरू कर दी और इसी के साथ सांध्या के मुंह से सुस्कारी भरे शब्द निकलने लगे।
नाइस, सुपर नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। थोड़ा ऊपर, पेट के ऊपर। आर्यन ने जल्दी से हाथ ऊपर नहीं उठाया तो सांध्या ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ मसाज चाहिए मुझे, आर्यन, और वो भी तूफानी। आर्यन उसकी हर बात मान रहा था। उसके हाथ बिजली की तेजी से सांध्या के शरीर पर चल रहे थे। मशीन की तरह आर्यन सांध्या के शरीर के अंग अंग को तब तक सहलाता मसलता रहा जब तक वो खड़ी होकर आर्यन के नंगे बदन से लिपट न गई। वो अपनी भटी सा तपता चेहरा आर्यन के चेहरे के पास ले आई और फुसफुसाने लगी। बस अब मेरे शरीर का आखिरी हिस्सा मसाज के लिए रह गया है, और वो खास मसाज खास तरीके से हो। उससे पहले मेरे होठों को मसाज की जरूरत है आर्यन, और मेरे होठों को मसाज सिर्फ तुम्हारे होठ दे सकते हैं। इतना कहकर सांध्या ने लपक कर आर्यन के होठों पर अपने सुलगते होठ रख दिए। सांध्या के सुलगते होठों और गर्म सांसों की गर्मी को आर्यन ने भी महसूस किया। उसने सांध्या के शरीर को अपनी मजबूत भुजाओं में कसकर ऐसा भींचा कि सांध्या के हलक से कराह निकल पड़ी। लगता है मार डालने का इरादा है। ठीक है आर्यन, तुम मार डालो, लेकिन किसी को खड़े खड़े मारना अच्छी बात नहीं है। इतना कहते हुए सांध्या ने आर्यन को पीछे की तरफ हल्का सा धक्का दिया और आर्यन लड़खड़ाता हुआ ट्रेडमिल मशीन पर पीठ के बल जा गिरा। अब इससे पहले कि आर्यन संभल पाता, सांध्या झपट कर उसके शरीर के ऊपर सवार हो गई। उस वक्त सांध्या की हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन सांध्या की इच्छा का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे ही आर्यन उसकी एक इच्छा पूरी करके हटा, वैसे ही सांध्या के शरीर में दूसरी इच्छा पूरी प्रबलता से जाग उठती। जैसे ही सांध्या का मन भर गया, उसने जिम से बाहर क्लाइंट को फोन लगाया। रिया, एक नया बकरा मिला है, जिम ट्रेनर है और आधे घंटे से भी ज्यादा टिकता है, वो भी बिना किसी गोली के। पूरा आदमी कर देख लिया है। अब तुम सबकी बारी है, लेकिन उसका दाम आम नहीं होगा, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये कहकर सांध्या हंसकर फोन काट देती है और जिम में आर्यन को बहुत ग्लानि महसूस होती है। लेकिन तभी जिम के कोने में रखे एक कैमरे की लाल बत्ती जल उठी। क्या सांध्या की हरकतें किसी और की नजर में थी? क्या यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था? आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। जिम का दरवाजा खुला और अंदर एक और लड़की आई। वो सांध्या की दोस्त रिया थी, जो इस खेल की एक और खिलाड़ी थी। रिया ने आर्यन को देखा और मुस्कुरा कर कहा, वाह सांध्या, तुमने तो इस बार एक बहुत ही अच्छा शिकार चुना है। ये तो बिल्कुल ताजा माल लग रहा है। रिया, ये बिल्कुल नया है और बहुत जल्दी सीख रहा है। तुम भी इसे ट्राई करना चाहोगी? क्यों नहीं, मैं तो हमेशा नए अनुभव के लिए तैयार हूँ। पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानना होगा। रिया ने आर्यन के पास जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे गहराई से देखने लगी। आर्यन को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गया है। क्या यह सब एक बड़े खेल का हिस्सा था? क्या सांध्या और रिया मिलकर उसके साथ खेल रही थीं? आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब कभी भी पहले जैसी नहीं होगी।